यस, आपको आशीष सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई होगी रिगार्डिंग सीए इंटर की। सिलेबस के बारे में आपको बहुत कुछ बताया होगा। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम सीए निखिल गोखरू और मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिकली दो टॉपिक्स। तो हम सबसे पहले आज जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे सिलेबस में एग्जैक्टली आपको दो चीज़ें पढ़ाऊंगा। एक तो हमारे पास एक पूरा सब्जेक्ट है एंड दैट सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएसटी दैट कवर आर 40 मार्क्स ऑफ टैक्स पार्ट। तो आशीष सर आपको जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो 100 में से 60 मार्क्स का पढ़ाने वाले। तो एक तो 40 मार्क्स का जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और वो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का हमारे पास में सिलेबस है। ओके, सो आप लोगों को ड्यूरेशन बताया आशीष सर ने कि हमारा फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप कब तक लगभग खत्म होगा? ऐसा कुछ बताया है क्या आप लोगों को? कुछ भी नहीं बताया। उसके पहले किसकी क्लास थी? उन्होंने बताया होगा। अगस्त तक, हाँ, मतलब वही एक टाइम आपको बता दिया ना कि कब तक हमारा ओवरऑल सेशन रहेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम मिड अगस्त तक, तरुण सर ने बताया था कि कब तक रहेगा। तो हम ना पहले हमारा पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस फिनिश करेंगे। इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि साहब हमको जब अगस्त तक हमारा क्लास रहेगा तो हमें अभी ज़्यादा पढ़ने की, मतलब 3 घंटे मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने रोज़ 1.5 घंटे पढ़ाया तो मैं अगस्त तक आपका कॉस्टिंग और जीएसटी 1.5 घंटे के स्लॉट में ही पूरा खत्म कर दूंगा। मतलब कॉस्ट भी हो जाएगा प्लस जीएसटी भी हो जाएगा। तो हमको इसलिए 3-3 घंटे की पढ़ने की पहली बात तो ज़रूरत है नहीं। दूसरी बात, जीएसटी अभी हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपका नवंबर या दिसंबर में अटेम्प्ट होता है तो आपके ऊपर अप्रैल तक के सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं। सो हम अभी जीएसटी स्टार्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर इन बिटवीन कोई भी अमेंड हो जाता है, और जीएसटी में इतना फास्ट अमेंडमेंट आता है, इतना ज़्यादा अमेंडमेंट्स आते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो आपको लगेगा कि यार रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ जीएसटी के बारे में आती है। मतलब जितनी चीज़ें एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में नहीं आती, उससे ज़्यादा चीज़ें आजकल जीएसटी के बारे में पढ़ने को आ जाती है, या न्यूज़पेपर में रोज़ छपती है। तो जीएसटी की टीआरपी बहुत ज़्यादा है, तो हर थोड़े दिन में अमेंड हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इसलिए अभी हम उसको नहीं पढ़ सकते। वी हैव टू वेट। जब तक हमारे ऊपर अमेंडमेंट एप्लीकेबल हैं तब तक हम उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग हमारा जो सिलेबस है वो बेसिकली स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। ओके, तो मैं अभी बात कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ही करूंगा। तो ये जो हमारा पेपर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पेपर जो 100 मार्क्स रखता है ना, उस 100 मार्क्स में से एक्चुअली 100 नंबर का प्रैक्टिकल आता है और 20 नंबर की थियरी आती है। सर कैसी बात कर रहे हो, 100 नंबर के पेपर में 100 नंबर का प्रैक्टिकल और 20 नंबर की थियरी कैसे? एक्चुअली एक क्वेश्चन ऑप्शनल आता है, तो ये थियरी हमेशा ऑप्शन में आती है। सो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपका प्रैक्टिकल इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको उस थियरी के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहे। कारण क्या है, थियरी में आप कितना भी अच्छा लिख के आ जाओ, आपको 20 में से 12-13 मार्क्स बहुत बता दिए मैंने, और 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। वहीं प्रैक्टिकल अगर 20 नंबर की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर का आएगा, और थियरी में 4 या 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आएंगे। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि इसको हम बैकअप प्लान की तरह ही रखेंगे। मतलब ये हमारा बैकअप रहेगा कि कभी कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंस गया, जो क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, तो हम थियरी पे जाएंगे। उसका एक और कारण बताता हूँ। कारण ये है कि एक्चुअली कॉस्ट का पेपर बहुत लेंदी आता है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ फीडबैक्स दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी ए सेकेंड। मैं आपको कुछ फीडबैक्स दिखाता हूँ जो मुझे स्टूडेंट्स ने अभी एग्जाम के टाइम पे शेयर किए थे। अ, अ, सर पेपर अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया तो ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखना, सर पेपर बहुत लेंदी था, बट हर क्वेश्चन जो आपने बोला बोला, लेकिन काम की बात जो आपको ऊपर ऊपर पकड़नी वो ये है कि पेपर बहुत लेंदी था और क्वेश्चन ट्रिकी ट्रिकी थे। तो एक्चुअली आपको एक चीज फोकस करनी है। हर बच्चे का एक फीडबैक ये रहा है, सर पेपर लेंदी था, 10 मार्क्स का छूट गया। अगेन, सर पेपर वॉज वेरी वेल अटेम्प्टेड, एवरी क्वेश्चन मेड मी होप आईसीआई फील्स द सेम। ठीक है, दैट इज गुड। हाँ, एक और चीज़, कॉस्ट का पेपर काफ़ी इजी था, अच्छा हुआ, बस स्पीड कम रह गई इसलिए अधूरा रह गया।
So I just want to communicate all the feedback from this recent exam. और हर बच्चे का एक ही फीडबैक है कि सर पेपर वॉज वेरी इजी बट इट वॉज लेंदी, इट वॉज लेंदी। ओके, सो जूम वाले बच्चे ध्यान रख लेना, अपन सबको सबसे ज्यादा वर्कआउट कॉस्ट के अंदर पता है किस चीज के ऊपर करना है? अपन सबको सबसे ज्यादा वर्कआउट एक ही चीज पे करना है और वो है स्पीड। और अगर आपने थियरी अटेम्प्ट करी तो स्पीड आपकी खत्म हो जानी है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि हम प्रैक्टिकल पे इतना ज़्यादा जोर लगा दें कि हमको थियरी वाले क्वेश्चन तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो वी हैव टू मेंटेन स्पीड, और वो एक ही चीज़ से आएगी, और वो क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, एंड फॉर दिस वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड हम किस तरीके से उस स्ट्रैटेजी पे जाएंगे वो भी मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। लेकिन पहली चीज़, इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और वो ये है कि आपको इस चैप्टर सब्जेक्ट के अंदर एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और वो है स्पीड और प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिस करोगे तो ये दोनों चीज़ें अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। बाकी आप खुद फीडबैक दे सकते हो। एवरीबडी इज सेइंग पेपर वाज वेरी इजी, सब्जेक्ट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, द मेन थिंग दैट वी हैव टू मेंटेन इज स्पीड। ओके, सो हमें ना पता है हर सब्जेक्ट का एक बेसिक गोल होता है कि सर इस सब्जेक्ट में क्या अगर आपने कर लिया तो आप पास हो जाओगे। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम यही इनकम टैक्स होता है तो वहाँ पे स्पीड नहीं है इशू, वहाँ पे है लर्निंग। क्योंकि इनकम टैक्स इतना लेंदी है कि उसको पढ़ने में और उसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो बच्चों को प्रॉब्लम स्पीड की नहीं आती है। टैक्सेशन पेपर में बच्चों को प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है? याद रखने की, मेमोरी, उस चीज़ को अप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। तो आशीष सर का पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा, वो आपको याद कराने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। कॉस्ट में कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, तो याद कराने की जगह हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम कितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो एक ही वैरायटी के 3 4 5 हर जगह से जितने क्वेश्चंस होंगे उतने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि एग्जाम में आपको लगे यार सब तो देखा हुआ था, सब तो किया हुआ था, तो आप अपने आप बहुत स्पीड से क्वेश्चंस कर पाओगे। और एक और चीज़ है, प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए टेस्ट टाइम पे आपको देनी। तो जो बच्चे ऑनलाइन है और जो बच्चे ऑफलाइन है, सबकी टेस्ट कॉपीज चेक होगी। जो ऑनलाइन है वो सॉफ्ट कॉपीज़ में हमें टेस्ट कॉपी भेजेंगे, हम आपको वापस उसे सॉफ्ट कॉपी में आप तक पहुंचा देंगे। जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो आप हमको यहाँ पे कॉपी सबमिट करेंगे, यहीं पे टेस्ट होगा, और आपकी कॉपी हम आपको विद इन ए वीक, विद इन 7 to 8 days वो कॉपी आपको चेक करके आप तक पहुंचाएंगे। तो टेस्ट कॉपीज, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे के 20 में से 20 आए हैं या 10 आए हैं, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को ये जाके भी नहीं बोलूंगा कि भाई तेरे 20 में से 10 क्यों आए हैं, यार बहुत बढ़िया तेरे 20 में से 20 आए, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने टेस्ट, अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपने पढ़ाई की है, और अगर आपने पढ़ाई की है मतलब आपने जो मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज किया है, प्रैक्टिस किया है, मेरे लिए इतना बहुत है। स्कोर मैटर नहीं करता। इवन व्हेन आई वाज स्टडिंग, मेरे को याद है कि टेस्ट में 20 में से 10 12 8 9 नंबर आते थे, और जब इस लिस्ट में नाम आता था तो बड़े शर्म फील होती थी कि यार कितने कम मार्क्स है, तो मैं लिस्ट भी नहीं लगवाऊंगा। जो जिन बच्चों को लगता है अरे यार मेरा नाम आ गया, इतना बढ़िया नाम है, खराब हो जाएगा मेरा नाम, 10 में से 20 में से 6 नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपकी लिस्ट भी नहीं लगवाऊंगा। आप खुद अपनी कॉपी देखना, खुद बस अपनी कॉपी को असेस कर लेना, आपको चेक करके मिल जाएगी कॉपी, उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका क्या हालचाल है। बस मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वी हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिस इन दिस सब्जेक्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब हम एक और चीज पे बात कर लेते हैं। सर ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के अंदर हम प्योर प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, तो थियरी का क्या करेंगे? थियरी हम आखिरी में पढ़ेंगे, लास्ट में जब हमारा सारा प्रैक्टिकल पार्ट हो जाएगा, तो एज ए बैकअप हम थियरी को आखिरी में पढ़ेंगे, ताकि कभी एग्जाम में ऐसा हो जाए कि थियरी क्वेश्चन भी कहीं बीच में आ गया तो हम उसको सॉल्व कर पाए। अब दूसरी बात ये आती है कि सर हमारा पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करें उसके पहले एक और क्वेश्चन आता है कि सर हमें पढ़ना क्या क्या है। मतलब सर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, आपको पता है कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, तो सर ऐसा क्या क्या पढ़े कि हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाहर हमको आंख उठा के भी देखने की जरूरत नहीं पड़े। और वो मैं आपको बता दूं सिर्फ 3 चीज़ें, और वो तीनों चीज़ें हम क्लास में कवर करेंगे। वो 3 चीज़ें क्या क्या है? फर्स्ट, आपको मिलेंगे क्लास के नोट्स। मैं आपको क्लास के नोट्स दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ सॉल्व रहेंगे, कुछ अनसॉल्व रहेंगे, कुछ होमवर्क रहेगा, कुछ क्लास वर्क रहेगा। वो क्लास के नोट्स आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं।
दूसरा हमारा जो क्लास का ही स्केड्यूल रहता है उसमें हम दूसरे पार्ट पे मॉड्यूल सॉल्व करते हैं। आईसीआई का मॉड्यूल ट्रेजर है। मैं आपको बता दूं 70 to 80% एग्जाम मॉड्यूल बेस्ड ही होगी। ना केवल कॉस्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, मॉड्यूल बेस्ड ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें कवर करनी है वो रहेगी मॉड्यूल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम करेंगे हमारे सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। तो बेसिकली हमारा जो पूरा सिलेबस है वो इन 3 चीज़ों में कवर हो। सर इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत है? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। सर ये सब हमको कैसे मिलेगा, कहाँ से पढ़ेंगे? मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने अभी तक की क्लासेस में जो प्रैक्टिस फॉलो की है, मैं उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या करते हैं। जैसे अभी आपको पता हो तो अर्ली बर्ड बैच था, उसमें लगभग इतने ही बच्चे अर्ली बर्ड में भी हम लोगों से पढ़ रहे हैं। आपके फ्रेंड्स होंगे जो इवन जैसे एग्ज़ाम हुई उसके बाद उन्होंने बैच ज्वाइन कर लिया होगा, तो वो एग्ज़ाम ऑलरेडी अर्ली बर्ड में पढ़ रहे हैं। उनका अभी एक चैप्टर मैंने ख़त्म किया है। चैप्टर का नाम है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। अभी मैंने उनका एक चैप्टर ये जो है फिनिश किया है। अब मैंने क्या किया, उनको कैसे पढ़ाना चालू किया, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया कि ये चैप्टर है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें बताना चालू करी फ्लो डायग्राम्स के थ्रू। अब जब ये एग्जाम्पल्स चालू हो गए, यहाँ से ये सब क्लास के एग्जाम्पल्स चालू हो गए। क्लास के एग्जाम्पल से मैंने सारा बेसिक्स क्लियर किया, उन लोगों का कैसे कैलकुलेशन होते हैं, क्या क्या होते हैं। और जैसे ही उनका बेसिक क्लियर हुआ, अब मैंने उनको साथ में पैरेलली 2 चीज़ें चालू कर दी, क्लास के नोट्स और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है नवंबर 2019 की सीए इंटर की एग्जाम के अंदर। तो ये मैंने उनको क्लास में ही करवा दिया। कैसे करवाया सर? ये स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट के बाद उनको समझाया, होमवर्क दिया और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन अटैच करके बच्चों को दे दिया। और उसके बाद जब और क्वेश्चंस चालू हुए तो ये मैंने नोट्स उठाना चालू कर दिए। ये मेरे क्लास के नोट्स है। क्लास के नोट्स से मैंने क्वेश्चंस कराने चालू किए, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो करवाए, जो जो नहीं थे वो होमवर्क दिए। और साथ में देखो मैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी साथ साथ में लेते जा रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाता गया, जो जो क्लास एग्जाम थे वो भी डिस्कस करता गया, होमवर्क में देता गया। ऐसे करके हमने पूरे नोट्स कंप्लीट कर लिए। जैसे ही हमारे नोट्स कंप्लीट हुए, ये देखो ये होमवर्क जो दिए थे उसके भी स्क्रीनशॉट मैंने इस शीट में अटैच कर दिए, ताकि जो बच्चे होमवर्क घर पे नहीं कर पाए वो बाद में जाके इस शीट से सारे के सारे स्क्रीनशॉट से होमवर्क भी देख सके और उसके सॉल्यूशंस भी पूरे के पूरे देख सके। तो ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया फाइनली हमारे आईसीएआई का मॉड्यूल। ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल चालू किया। इस मॉड्यूल से मैंने उनको बताना चालू कर दिया सबसे पहले वो क्वेश्चंस जो आपको करने ही नहीं है। इन क्वेश्चंस को मैं नहीं करवाता हूँ, जो नहीं करने रहते हैं उनको मैं बोलता हूँ निंटेंडो। निंटेंडो एक्चुअली गेम आता है, एक बहुत फेमस एक्सबॉक्स का गेम है निंटेंडो। तो नो नीड टू डू क्वेश्चंस है, मतलब इन क्वेश्चंस को हमको करने की जरूरत है ही नहीं। तो इनको मैं क्या बोलता हूँ, निंटेंडो क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस मैं मार्क करवाता हूँ कि इनको मत करना। ये क्वेश्चंस एक्चुअली रिपीट 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 हो रहे हैं, इसलिए इनको अलग से वापस करने की जरूरत है ही नहीं। तो वो क्वेश्चन मैंने मार्क करवा दिए। फिर जो क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल में नोट्स में थे वो बता दिया कि देखो ये भी नो नीड टू डू क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में ऑलरेडी कवर हो गया है मॉड्यूल से, तो वो मार्क करवा दिया। और जो क्वेश्चन मॉड्यूल में कवर अलग से हुए थे उनको मैंने यहीं पे सॉल्व भी करवा दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने यहीं पे होमवर्क में देके उनको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी क्वेश्चन सारे नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं कवर हो गए, और जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो मैं मॉड्यूल के साथ करवाते जाता हूँ। ऐसे जाके हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होगा। तो अब ये जो शीट प्रिपेयर हुई है, ये जो शीट आपको दिख रही है यहाँ पे जॉइंट एंड बाय की जो अभी शीट प्रिपेयर हुई है, ये शीट में क्या करता हूँ, गूगल ड्राइव पे जाके इसके अंदर अपलोड कर देता हूँ रोज। जैसे अभी लास्ट क्लास 12 फरवरी मतलब सैटरडे को हुई थी, तो सैटरडे को मैंने जैसे ही वो क्लास खत्म हुई पूरा का पूरा ये शीट जो है जॉइंट एंड बाय का, ये गूगल ड्राइव पे जाके अपलोड कर दिया, और आप लोगों को गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स जैसे अगर हम देखें तो ये अगस्त अर्ली बर्ड बैच है, सारे के सारे चैप्टर्स आपको इस गूगल ड्राइव की लिंक पे आपकी एग्जाम तक अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आपकी कोई क्लास मिस हुई है, आपका कोई होमवर्क का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि यार और क्वेश्चंस कहाँ से करूँ या नोट्स के अलावा कहाँ कहाँ से लूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको गूगल ड्राइव की लिंक से वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है और ये देख लेना है कि ये सब मैंने कर लिया कि नहीं कर लिया। कोई होमवर्क मिस हो गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको कर सकते हो, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम्स और बिफोर एग्जाम जब आप रिवाइज करने बैठो तब आपकी डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं हो रही, और इसकी कॉपी कंप्लीट है, इसकी कॉपी से मेरी कॉपी कंप्लीट कर लेता हूँ, आपको किसी की कॉपी लेने की जरूरत ही नहीं है।
आपको गूगल ड्राइव में मेरे सारे नोट्स एज इट इज़ आपकी पूरी की पूरी लिंक आपको मिल जाएगी, और उसमें सारे के सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। आप वहाँ से डाउनलोड करो, चेक कर लो कि कॉपी में क्या क्या हुआ है, क्या क्या क्वेश्चंस रह गए हैं, पास्ट एग्जाम कौन सा हो गया है, कौन सा रह गया है, सब कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ हम और क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, मैं आपको एग्जाम के पहले एक चीज़ और दूंगा, और वो है क्वेश्चंस टू डू बिफोर एग्जाम। ये है एग्जाम पेपर टिप्स कि एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, जैसे अभी दिसंबर 21 एग्जाम गई थी, तो मैंने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले सारे अटेम्प्ट्स के कौन से चैप्टर के कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से चैप्टर का एवरेज स्कोर कितना रहा है वो बना के बच्चों को दिया, कि हर एग्जाम में कौन कौन सी एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आज तक आया है। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि रिवीजन स्ट्रैटेजी 1 डे के अंदर क्या रहनी चाहिए, कौन से चैप्टर पहले कंप्लीट करने, कौन से बाद में करने और कौन से उसके बाद करने। फिर मैंने पूरी फॉर्मूला शीट दी, इसके अंदर मैंने सारे के सारे जितने भी कॉस्ट के फॉर्मूले होते हैं वो पूरे के पूरे रेडीमेड बना के बच्चों को दे दिए, ताकि बच्चों को रिवाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। और उसके बाद मैंने ये बताया बच्चों को कि एग्जाम के एक दिन पहले कौन कौन से क्वेश्चंस करने, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं रहता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो हर चैप्टर से आपको सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो एग्जाम के एक दिन पहले आप सॉल्व करोगे। तो मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बच्चों को दी कि आप क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के एक दिन पहले करोगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम के दिन एक दिन पहले करने की जरूरत नहीं है। तो इतना सब कुछ आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये सब चीजों को प्रोसेस करना आना चाहिए। सर इसके अलावा कुछ करना है, आप बिल्कुल घोड़े की तरह सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, बहुत शानदार स्कोर करोगे आप कॉस्ट के अंदर। मैं आपको बता दूं, जितना मैं आपको दे रहा हूँ अगर आपने वो सिंसियरली कर लिया, 90 मार्क्स गारंटीड है, 90 मार्क्स गारंटीड है कॉस्ट के अंदर। इतने बढ़िया आपका पेपर भी जाएगा और इतना बढ़िया आप परफॉर्म करके आओगे। बस एग्जैक्टली इंटर में यही ध्यान रखना है कि हम प्रैक्टिस करते रहें और कंसिस्टेंसी फॉलो करें। एक्चुअली ये लग बहुत आसान रहा है, पर इनको करने में तो मेहनत बहुत लगेगी, क्योंकि इतना सारा कवर करने में आपको मेरे साथ साथ कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। रोज आधा घंटा 45 मिनट आपको कॉस्ट को रोज देना पड़ेगा। और वो क्या होगा, अगर आपने बीच में 9 महीने में छोड़ दिया ना, तो जो गैप होगा, वो जो लैग होगा, वो इतना फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा कि वो आप मेरी स्पीड और मेरे साथ चल ही नहीं पाओगे। तो दिक्कत उन बच्चों के साथ कब आना चालू हो जाती है, जब आप कंसिस्टेंसी छोड़ देते हो। क्या होता है, शुरू के 2 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़े, लेकिन उसके बाद सर अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पा रहा है, और आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। और क्या होगा, फिर वो लैग होता जाएगा, लैग होता जाएगा, लैग होता जाएगा, इतना लैग हो जाएगा कि वो चीज़ मैनेज ही नहीं हो पाएगी। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर व्हाट वी हैव टू स्टडी, थिंग्स आर वेरी श्योर दैट एग्जाम में जो पेपर आएगा वो इसके बाहर नहीं आएगा, यही आएगा। बट आपको इन चीज़ों को फॉलो करना जरूरी होता है, वो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ फॉलो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 18-18 घंटे पढ़ना चालू कर दो, नहीं। जो भी ये बकवास करता है ना कि इंटर में आके 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, वो क्यों पढ़ना पड़ता है, उसे 9 महीने पढ़ाई नहीं करी इसलिए उसको 1 महीने पहले 18 घंटे बैठना पड़ रहा है। अगर वो 9 महीने ढंग से पढ़ रहा है तो मैं मानता हूं कि आप क्लासेस के बाद अगर रोज एक सब्जेक्ट को आधे घंटे से 45 मिनट भी दे रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मतलब जब आपकी क्लासेस 8 आवर्स की हो रही है तो आपको 4 आवर घर पे सेल्फ स्टडी करनी है, 4 to 5 आवर्स। इतना कर लिया ना, और एग्जाम के पहले जब 3 महीने मिलेंगे आपको, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, आधा नवंबर, जब भी एग्जाम होगी, तो उस दौरान आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगर आपने इतना भी कर लिया, आई कैन गारंटी यू कि आप बोथ ग्रुप आराम से निकाल लो, एक बार में बोथ ग्रुप आराम से निकाल लोगे। बस जो मैं आपको बोल रहा हूँ उतना आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। अगले 9 महीने भूल जाओ कि क्या फैमिली है, क्या फैमिली फंक्शन है, क्या शॉपिंग है, क्या बॉयफ्रेंड है, क्या गर्लफ्रेंड है, सब भूल जाओ। अगर गर्लफ्रेंड है तो उसको बोल दो कि अभी अगले 9 महीने के लिए तू मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी अभी एग्जाम है, प्रेस हो जाएगी। हुआ है, एक्चुअली मेरे साथ हुआ है। एक लड़का मेरे पास आया था आज से 3 साल पहले, थोड़ा एज गैप कम है, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मेरे को आके बोलते हैं सर मेरे को एक लड़की बहुत पसंद है, पर वो हाँ ही नहीं बोल रही है और मेरी पढ़ाई उस कारण डिस्टर्ब हो रही है, और वो मेरे को परेशान करती है, रात को जगाती है, ये करती है, पर हाँ नहीं बोल रही, प्रपोज भी नहीं किया मैंने, हाँ भी नहीं बोल रही, मतलब कुछ भी नहीं है, बस हम दोस्त हैं लेकिन रात को 4 घंटे बात करते हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही सर क्या करूं। मैंने बोला भाई तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए तेरे को उसको बोलना पड़ेगा स्ट्रिक्टली कि
मैं तेरे पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, सॉरी, अब अपन बात नहीं कर पाएंगे, मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस सीए पे है। उस बंदे ने अगले दिन आया और अगले दिन मेरे लिए मिठाई लेके आया। लिटरली आई आस्क्ड हिम, भाई तू मिठाई क्यों लाया है? बोला भाई उसने, सर उसने आई लव यू बोल दिया। अभी तक 2 साल से टंगा के रखा था, जिस दिन उसने, मैंने उसको ये बोला कि अब मेरे लिए प्रायोरिटी पढ़ाई है, लड़की इंप्रेस हो गई, उसने उसको, लड़की बोली यही जीवन में कुछ करेगा और अपने को इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मजेदार बात यह है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को, आपको अपने बॉयफ्रेंड्स को ये बोल देना है कि मेरे लिए अगले 9 महीने प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई के अलावा अभी मेरे लिए कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, और अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रहना चाहिए, क्योंकि 9 महीने बाद आपके पास 3 साल मिलेंगे, आप मजे से डेटिंग करना, जो करना है वो करना। 3 साल मिलेंगे फाइनल के अंदर, और एक बार आप वैसे भी इंटर क्लियर हो गए तो फाइनल में इतना कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है, सब आ जाता है, और ग्रुप बनेगा, सब होगा। मजे करने फाइनल में करना। मेरे को पता है पढ़ाई में आप मजे ढूंढने की कोशिश करते हो, वो जरूरी है, लेकिन 9 महीने ट्राई टू फोकस, क्योंकि उसके बाद आपको 3 साढ़े 3 साल मिलेंगे जिसमें आप पूरे मजे कर सकते हो। वहाँ कोई लोड नहीं है, 3.5 साल की आर्टिकलशिप है, ज़्यादा क्लासेस भी नहीं होती है, 3 साल बाद एग्जाम देनी है, तो हम तो वैसे भी 3 महीने पहले पढ़ने वाले लोग हैं, तो पढ़ेंगे तो है नहीं, तो कम से कम मजे ही कर लेना। लेकिन वो मजे फाइनल में जाके करना, और फाइनल में रहोगे तो बेटर मिलेगा। अगर वो लोगों में सीए फाइनल में हो तो लड़की भी अच्छी मिलेगी। अभी मैं सीए फाउंडेशन है, फाउंडेशन पाया है, सॉरी नहीं हो पाएगा, ओके। लेकिन फाइनल में होगा तो लड़की को पता है ये तो सीए बनेगा, या तो अपना प्रोडक्ट इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनल में आके डेटिंग करो, फाइनल में आके जो करो, सर ऑलरेडी है, फंसे हुए हैं, क्या करें, बोल दो कि अगले 9 महीने प्रायोरिटी यही है। अगर सच्चा प्यार करती होगी तो सपोर्ट करेगी, नहीं करती होगी तो अच्छा है, जा रही है या जा रहा है, वैसा वर्षा। ओके, सो द पॉइंट इज कि हमें अगले 9 महीने पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे करना चाहिए। आप सोचो आपने अगले 9 महीने पढ़ाई कर ली ना, तो आपका पूरा लाइफ बन जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि हमको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, 9 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ना है। आप सोचो अगर आपने 9 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके बोथ ग्रुप इंटर हो गए, तो गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। और अगर आपका फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हो तो आपको 10 से 12 लाख रुपए तो इनिशियल पैकेज मिलेगा। 10 लाख रुपए मिनिमम बोल रहा हूँ। हमारे पेरेंट्स को 10 लाख रुपए साल कमाने में सालों लग गए हैं। दे आर वर्किंग फॉर लास्ट 10-20 ईयर, जब जाके वो साल के 10 लाख 15 लाख रुपए कमाते हैं। हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 10 लाख रुपए महीने के साल के कमा रहे होंगे। और सीए का ग्रोथ इतना फास्ट है कि विद इन 5 to 7 ईयर यू विल बी लाइक 40 or 50 लाख रुपीज पर एनम। सो द पॉइंट इज कि हमें ये फोकस यहाँ पे थोड़ा सा अगले 9 महीने के लिए करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी लाइफ बन भी सकती है, आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। तो यू हैव टू चूज कि हमें किस साइड पे जाना है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई साहब सारी बातें कि साहब हमें इंटर में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या होगा, ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम फाइनली हमारे सिलेबस की बात चालू कर लेते हैं। और अगर मैं अब मेरे सिलेबस के बारे में एक सेकंड, कुछ डाउट्स हैं ऑनलाइन, मैं उन डाउट्स को पहले देख लेता हूँ। एक्चुअली है तो टाइम पास वाला डाउट, लेकिन फिर भी कैन यू टेल अस व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर इन कॉस्टिंग? 99 मार्क्स। सेकंड, सर दोनों ग्रुप साथ में करने चाहिए या इंडिविजुअल करना चाहिए? अगेन इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। अगर आपको लगता है कि आई कैन नॉट बेयर 10 आवर्स और 8 आवर क्लासेस एंड 5 आवर स्टडी, आई कैन नॉट बेयर दैट, तो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप कीजिए। और आपको लगता है नहीं, मैं 8 घंटे घर पे यहाँ पढ़ने के बाद 4 घंटे घर पे पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बोथ ग्रुप कीजिए। क्योंकि एक तो आप जल्दी रिलीफ मिल जाएगा आपको, आप 9 महीने में दोनों ग्रुप पास हो जाओगे। बोथ ग्रुप करने का एक और फायदा है कि आपको आर्टिकलशिप बेटर प्लेस पे मिलती है। जब आप सिंगल शॉट बोथ ग्रुप पास होते हो तो आपको बहुत अच्छी कंपनीज में आर्टिकलशिप मिलती है। तीसरा, अगर आप एक एक ग्रुप दोगे तो रैंक नहीं आ सकती। अगर आप रैंक लाना चाहते हैं तो आपको बोथ ग्रुप पे ही जाना पड़ेगा। सेट ऑफ का फायदा नहीं मिलता है, आपको पता है सेट ऑफ, एक ग्रुप में आपके मार्क्स कम है ओवरऑल, दूसरे में ज़्यादा है, तो आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को सेट ऑफ ले सकते हो। ये सारे फायदे बोथ ग्रुप में हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम 8 आवर्स यहाँ पे पढ़ के 4 आवर्स घर पे स्टडी कर सकते हैं, और हमारे पास इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम किसी और चीज़ पे देना पड़ रहा है, सर हमारे पास ऐसा कोई नहीं है पार्टनर जो हमारा बहुत सारा समय खराब कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ बोथ ग्रुप कर सकते हैं। सर हमारे तो 50-60% थे 12th के क्लास के अंदर, और फाउंडेशन भी धक्का गाड़ी से पास हुए हो, मैं बोलूँगा प्लीज़ एक ग्रुप कर लीजिए।
क्योंकि कोई 6 महीने में इतना बड़ा ड्रामेटिक चेंज नहीं आ जाएगा कि आप 60% या 40-50% या 65% लाने वाला बच्चा एकदम से सिंगल शॉट में बोथ ग्रुप निकल जाए। तो इसीलिए आप अपनी ये देख लो कि अपन कितने पानी में हैं। अगर अपन अच्छे खासे पानी में हैं तो फिर समझ लो कि हाँ हम बोथ ग्रुप कर सकते हैं। अपने को समझना है अपन कितने पानी में बैठे हुए हैं, वो आपको खुद को असेसमेंट करना पड़ेगा। आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही चीज़ बोलेगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, तू कर पाएगा क्या? अगर हाँ तो बोथ ग्रुप कर ले। और अभी तो आपके पास ट्रायल पीरियड है ना, आपको अभी आज तो बोथ ग्रुप की फीस भरने का बोला नहीं जा रहा है, तो आपके पास ट्रायल पीरियड है। आप कुछ दिन अटेंड कीजिए क्लास, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि हमें बोथ ग्रुप के लिए हम लेवल पे हैं या नहीं है। थोड़ा सा मेहनत बढ़ेगा पर फायदे बहुत है। तो दोनों चीज़ें प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच इज़ बेटर फॉर मी। ओके, अब ये तो हो गया सब एक डाउट। इसके बाद 3 साल कैसे मजे करेंगे? आर्टिकलशिप के लिए 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। अरे भाई आर्टिकलशिप में ही तो पटा लेना लड़की, तो उसके साथ ही तो 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे पगले। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर रिजल्ट किसका ज्यादा आता है, इंडिविजुअल ग्रुप वालों का या बोथ ग्रुप वालों का? बोथ ग्रुप वालों का ज्यादा आता है, क्योंकि बोथ ग्रुप वाले अच्छे बच्चे होते हैं। तो जो बच्चे ज्यादा सिंसियर होते हैं वो बोथ ग्रुप पे ही जाते हैं, और जो बच्चे सिंसियर होंगे उन्हीं का रिजल्ट कंपेरेटिवली बेटर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिविजुअल ग्रुप देने वाला पास नहीं होता है, बोथ देने वाला पास हो जाता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो अब पॉइंट ये आता है कि सर हम हमारे सिलेबस की बात कर सकते हैं। अभी अगले 6 महीने तक अपन इंटरेक्शन करने वाले हैं बहुत सारा। तुम मेरी शक्ल देख देख के बोर हो जाओगे, क्योंकि 400 नंबर में से 140 नंबर का फर्स्ट ग्रुप में ही पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो मेरे को झेल झेल के परेशान हो जाओगे। तो अब हम काम की बात पे आ जाते हैं, बाकी इंट्रैक्शन हम करते ही रहेंगे। अब हम आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा ये है कि सर हम इस सिलेबस के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में खड़ा होता है वो ये है कि सर हम जब भी ये कॉस्ट वर्ड देखते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल क्या आता है? आप लोग शार्क टैंक देखते हो क्या? थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। तो वहां जब ये शार्क्स पूछते हैं तो वो बोलते हैं आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, आपका नेट मार्जिन क्या है, आपका बीटा क्या है, आपका ये क्या है, वो क्या है। तो एक्चुअली एक वर्ड बार बार निकल के आता है, कॉस्ट। और ये वर्ड यही नहीं, कितनी बार कहीं जगह आपने ये वर्ड सुना होगा कि यार कॉस्ट क्या बैठ रही है। तो जब भी आप ये वर्ड सुनते हो कॉस्ट, आपके दिमाग में क्या दिखता है? मुझे यही आपसे पूछना है। व्हाट इज द मीनिंग? हिंदी में मत बोलना कि कॉस्ट का मतलब लागत होता है, वो तो सबको पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? प्रोडक्ट को, व्हाट्स योर नेम सर? करण। करण बोल रहा है कि सर प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आता है वो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। ओके, टोटल वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, टोटल वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। एंड ओके ओके, वो कॉस्ट है। और कुछ आ रहा था पीछे से भी आंसर, बोल सकते हो? यस सर, पीछे कोई सर जो सब बोल दे अपन तो बस वहीं उनके साथ हो लेंगे बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली इसका जो सही मीनिंग है जो करण ने बोला, एक्चुअली वो बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कारण है कि करण ने बोला क्योंकि एक्चुअली हर आदमी जब भी कॉस्ट इमेजिन करता है तो उसको लगता है हाँ यार कॉस्ट मतलब वो मशीनों में प्रोडक्ट बन रहा है, वो कॉस्ट दिखती है। पर एक्चुअली एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ बनाने की कॉस्ट नहीं होती है। कॉस्ट मीन्स आपने किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने, बेचने, कहीं भी प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा किया है वो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कॉस्ट कैसे हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट क्या होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अ, सुनिएगा सब लोग, देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा क्या। अ, आपने एक ब्रांड का नाम आई थिंक सुना होगा, एलवी। नाम सुना है क्या? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। एलवी जिसको हम बोलते हैं लुई विटों। ठीक है, तो जस्ट सेकंड, वो इमेजेस डाउनलोड कर रहा है। तो हाँ, ये ना, इफ यू लुक एट दिस, दिस इज बेसिकली एलवी शोरूम इन सिंगापुर। ठीक है, लुई विटों का शोरूम है सिंगापुर के अंदर, और ये शोरूम एग्जैक्टली जो सिंगापुर का सबसे पॉश एरिया है। कभी भी सिंगापुर को हम देखते हैं ना तो एक शेर के मुंह में से पानी निकलते हुए दिखता है। उस एरिया को एक्चुअली मरीना बे बोलते हैं, मरीना बे। तो मरीना बे का सबसे रिच पॉश इलाके पे इतना बड़ा लुई विटों का शोरूम उन्होंने खोला हुआ है पानी के बीच में। इट लुक्स लाइक ए बोट।
ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम लुई विटॉन की बात कर रहे हैं ना, तो हमें लुई विटॉन के सबसे पहले प्रोडक्ट्स की बात करनी पड़ेगी। तो लुई विटॉन का जो एक बैग है, वो बैग मैं अगर खरीदने जाऊं, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, वो एक बैग, एक सिंपल सा क्लच बैग कितने का है? सिंगापुर डॉलर के हिसाब से 5950 का, सिंगापुर डॉलर 50 रुपए का है। तो सिंगापुर डॉलर के हिसाब से $6000 का है। $6000 इंटू 50 रुपए का, 52 रुपीज़ का एक सिंगापुर डॉलर है। 3 लाख रुपए का छोटा सा क्लच बैग है। और हम लोग, पता है, कई बार मैं देखता हूँ वो एलवी के जूते, एलवी के बैग्स और वो सब फर्स्ट कॉपी पहन के आते हैं। भाई एलवी का बैग लेके आ रहे हो ना, तो कम से कम मर्सिडीज और किसी बड़ी गाड़ी से उतरोगे तो ही मानूंगा कि एलवी का बैग लिया है आपने। ओके, तो पॉइंट ये है कि साहब 3 लाख रुपए का बैग है ये क्लच, छोटा सा क्लच बैग है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साहब इसकी कॉस्टिंग क्या, इस बैग को देखो। अच्छा, लड़की भी आ गई, चलो ठीक है, ये काम की बात है। एक काम की बात ये है कि इस बैग को देखो, क्या लगा है सर? सर अच्छा सा लोगो है एलवी का, चेन है, बेल्ट है, और क्या कॉस्टिंग आई होगी? लेदर है या लेदर नहीं है, तो डिपेंड करता है, लेदर हो, एनिमल प्रोडक्ट हो, नहीं हो, पता नहीं, पर हाँ अल्टीमेटली क्या कॉस्टिंग आई होगी इस बैग को बनाने की। चलो अभी हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें, तो क्या आई होगी? 5000 रुपये मान लूं। बहुत अच्छा लेबर से बनवाया होगा, और लेदर लगा होगा, और चेन लगा होगा। भले ये पॉलिश भी बहुत बढ़िया करवाई होगी, गोल्ड की तो है नहीं, है तो पॉलिश नॉर्मली। तो अल्टीमेटली 5 या 6 हजार रुपए का बैग है, और कितने में बेच रहे हैं? 3 लाख रुपए। तो हम बोलेंगे सर इनकी कॉस्टिंग 5-6 हजार रुपए है, और 3 लाख रुपए में बेच रहे हैं, मतलब इनका प्रॉफिट लगभग 2,95,000 का प्रॉफिट है। मतलब ये कंपनी 95% मार्जिन पे काम कर रही है। क्या एलवी का 95% का मार्जिन होगा? क्यों भैया? बाकी कॉस्ट क्या, यही तो बोल रहा हूँ, बाकी कुछ कॉस्ट होती है क्या? सर एक्चुअली वो जो शोरूम है उसका किराया ही समझ लो क्या होगा। आपने सिंगापुर, जो कि दुनिया की लगभग सबसे महंगी कंट्री में से एक है, उसका सबसे महंगा एरिया का बहुत बड़ा एरिया आपने सिर्फ एक शोरूम के लिए ऑक्यूपाई किया हुआ है। आपने एक बहुत ही महंगी वाली मॉडल को हायर किया हुआ है। अभी तो ये ठीक है, लेकिन मैं आपको तो एलवी के मोस्टली मॉडलिंग जो करते हैं वो, अ, एक तो कैंडल जेनर करती है, उसके अलावा बेला हदीद, जीजी हदीद, ये लोग इनके मॉडल्स है जो एक एक शूट के 30-30 मिलियन डॉलर लेती है। अब आप सोचो, सुपर मॉडल से मॉडलिंग करवाते हैं, फैशन शोज होते हैं इनके पेरिस के अंदर, पूरा स्पॉन्सर्ड बाय एलवी, स्पॉन्सर्ड बाय गुची, स्पॉन्सर्ड बाय अरमानी। तो अब पॉइंट ये है कि साहब मेन खर्चा है ना, एक्चुअली ही नहीं, ये फैशन इंडस्ट्री है, यहाँ बनाने से ज्यादा खर्चा किस चीज का आता है? मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, पैकिंग, इन सब चीजों में जितना पैसा है खर्च कर रहे हैं ना। रिसर्च, नाइकी अपना बहुत बड़ा अमाउंट रिसर्च में खर्च करता है। नाइकी किस चीज में खर्च करता है? कैसे वो ऐसे स्पोर्ट शूज बनाए जो पैरों को और ज्यादा कंफर्ट दे। नाइकी इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिसर्च, तभी तो आज वर्ल्ड लीडर है नाइकी। स्केचर्स, दे आर बेसिकली वर्किंग कि कैसे पैरों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट, तो वो जनरेशन शूज निकालते हैं, 5th जनरेशन शू, 6th जनरेशन शू, कि उसमें और बेटर रिसर्च हुई है, बेटर सोल लगाया है। तो कंपनी सैमसंग, एप्पल, दे आर स्पेंडिंग हेल लॉट ऑफ मनी ऑन रिसर्च। ऐसा किससे ले रहे हैं? आज मुझे पता सैमसंग फोल्ड फोन आया, 1,30,000, क्या कॉस्टिंग आई होगी? 31। एक्चुअली कंपनी को रिसर्च का पैसा भी तो कस्टमर से लेना है। कंपनी ने जो फोल्डिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने सालों से पैसा बहाया है, उसका पैसा अल्टीमेटली कहाँ से लेंगे? कस्टमर से लेंगे। एक मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली आपको कुछ पता पड़ा हो तो बहुत सारे एक्टर्स ने भी उस चीज़ को प्रमोट किया था फंड रेजिंग के लिए। एक कोई बच्ची थी, इसको इंडिया में बीमारी हो गई थी जिसका इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का आता है। हाँ, एक कोई बीमारी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा टेक्निकल सा नाम है, पर उसका इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का, और दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, यूएस की एक कंपनी है। तो वहां से इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो कितने का पड़ता है? 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है। अब आप सोचोगे सर 16 करोड़ का इंजेक्शन, क्या डाला है उसे? क्या बाहर की दुनिया से कोई मटेरियल लेके डाला है क्या?
तो 16 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं एक छोटी सी बॉटल के? एक्चुअली कंपनी को पता है, $1 मिलियन उस कंपनी की रिसर्च किए, पूरी दुनिया में मरीज ही 100 है। इतनी रेयर डिसीज है कि वो डिसीज 1 मिलियन और 5 मिलियन लोगों में एक को होती है। अब कंपनी ने 1000 करोड़ खर्च करके एक रिसर्च करी और उससे वो इंजेक्शन बनाया, उसका पेटेंट ले लिया। अब पूरी दुनिया में अकेली कंपनी है जो पेटेंट बना रही है और वो काम कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि इस 1000 करोड़ को बांटने के लिए हमारे पास कस्टमर ही 100-200 है, 500 है पूरी दुनिया में। तो बताओ वो कंपनी 16 करोड़ रुपए नहीं लेगी तो क्या करेगी? तो आप मुझे बताओ, कंपनी रिसर्च का पैसा भी तो कस्टमर से ले रही है। तो एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग, रिसर्च, गुडविल, इन सब का पैसा अल्टीमेटली किससे लिया जाता है? कस्टमर से। इसीलिए अगर हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या जुड़ना चाहिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले इमेजिनेशन आएगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, उस इंजेक्शन को बनाने में एक सिंपल केमिकल लग रहा है, उस केमिकल का पेटेंट है, इसलिए दुनिया में वो कंपनी के अलावा और कोई कंपनी वो केमिकल नहीं बना सकती। लेकिन अल्टीमेटली वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला 16 करोड़ में नहीं बना है। उसमें रिसर्च कॉस्ट इतनी ज्यादा लगी है कि फॉर्मूला 16 करोड़ या 15 करोड़ या 10 करोड़ का पड़ रहा होगा, तो कंपनी उसको फिर प्रॉफिट में ऐड करके उसको बेच रही होगी। कोई मोनोपोली इसलिए 16 करोड़ का थोड़ी दे रही है। बात यह कि उसकी रिसर्च ही इतनी ज्यादा लगी है, उसे वो इंजेक्शन 16 करोड़ में देना पड़ रहा है। तो पॉइंट ये है कि कंपनीज, मैं इस स्क्रीन को हटाता हूँ नहीं तो कोई भी मेरी साइड देखेगा ही नहीं, हम पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। और पॉइंट है कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। उसमें दोनों के फायदे की चीज थी ना, लड़कियों को बैग दिख रहा था और लड़कों को लड़की दिख रही थी। ठीक है, तो एक्चुअली इसलिए मेरे को स्क्रीन हटानी पड़ी। और पॉइंट पे आ जाते हैं, और पॉइंट ये है कि साहब व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट को सिंपल भाषा में बोलूं तो बताओ क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट पे किया गया कोई भी खर्च, सिर्फ बनाने का खर्च नहीं, प्रोडक्ट पे किया गया कोई भी खर्च, चाहे वो बनाने का हो, चाहे वो बेचने का हो, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो क्वालिटी का हो, चाहे वो पैकिंग का हो, चाहे वो ब्रांडिंग का हो। मतलब एक चीज इन्होंने बोली थी जो सही थी, हर वो चीज जो प्रोडक्ट को एक वैल्यू एडिशन दे रही है, चाहे वारंटी का पैसा हो, चाहे आफ्टर सेल सर्विस का पैसा हो, अल्टीमेटली सारा पैसा हमसे ही लिया जाता है। कस्टमर ही सारा पैसा देता है, और इसीलिए कस्टमर भगवान होता है। तो हम कस्टमर से ही सारा पैसा लेते हैं। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट मीन्स, लिखिए, एनी अमाउंट, एनी अमाउंट। सर कॉस्ट के लिए कितनी बड़ी कॉपी बनानी पड़ेगी? तुमको शर्म आनी चाहिए, 50 पेज की कॉपी लेके आए हो। कॉस्ट की आपको मैं बता दूं, 300-300 पेज की कम से कम 2 से 3 कॉपी भरेगी, कम से कम, है ना? तो आज तुम 50 पेज की कॉपी लेके आ गए, लेकिन 100 नंबर का सब्जेक्ट है। सर आज तो हमने कॉमन कॉपी बना ली, सब एक ही में लिख रहे हैं, लेकिन कॉस्ट की एक प्रॉपर कॉपी बनाइएगा, और कम से कम 300 पेज की 2 कॉपीज लगेगी आपको कॉस्टिंग के अंदर। तो इसलिए बहुत सारा है हमारे पास में। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। एनी अमाउंट स्पेंट प्रोडक्ट सर्विसेज इज इट्स कॉस्ट। कोई भी पैसा जो हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर खर्च किया है, या जॉब के ऊपर खर्च किया है, कोई भी काम किया है, कोई भी जॉब किया है, कोई भी सर्विस दी है, उसके ऊपर किया गया कोई भी खर्च को हम कॉस्ट मानते हैं। चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो ऑफिस ही क्यों ना हो, हर वो चीज जो कंपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर कंपनी खर्चा कर रही है, तो अल्टीमेटली हर चीज कस्टमर से ली जाती है। और इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि एलवी 5,000 रुपये में एक बैग बना रहा है। रॉन्ग। एक्चुअली एलवी को एक बैग 5,000 का नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि जितना पैसा वो बनाने में नहीं खर्च कर रहे हैं, उससे कई गुना पैसा वो उसको
आपको पता है उस शोरूम के अंदर टोटल मिला के 8 या 9 तरह के बैग थे, 4 या 5 तरह के जूते थे और 10 या 12 तरह की टी शर्ट थी। मतलब वो ऐसा था कि 4 फ्लोर का शोरूम था, इतने बड़े हॉल थे और इतनी दूर 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 एक एक पीस रखा हुआ था। तो बात ये है कि उनके पास कम प्रोडक्ट है, कस्टमर फोकस कम है और उनको बहुत सारा ब्रांडिंग का पैसा लेना है, तो अल्टीमेटली पैसा तो महंगा लेना ही पड़ेगा। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रॉफिट नहीं कमा रहे, ऑफ कोर्स उनका प्रॉफिट भी हाई प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे होंगे क्योंकि प्रोडक्ट की मोनोपोली भी है। और मोनोपोली नहीं बोलूँ तो कम से कम ये ब्रांडेड फोकस्ड कस्टमर है, तो यहाँ पे जो आदमी आता है वो पैसे नहीं देखता है, तो ऑफकोर्स वो प्रॉफिट कमा रहे होंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि 95% प्रॉफिट मार्जिन होंगे उनके, क्योंकि दूसरे खर्चे बहुत ज़्यादा है। जैसे कोको कोला की बात करें तो क्या कर रहे हैं वो, अल्टीमेटली वो कर क्या रहे हैं, वो पानी में हवा भर के डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पानी में CO2 मिला के दे रहे हैं वो अपने को, यही काम कर रही है कोको कोला, और तो कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली उनका जो मेजर खर्चा है वो पता है किस चीज़ का है, एडवर्टीजमेंट का। गलत चीज़ लोगों को पिलाने के लिए उन्हें कितना मोटिवेट करना पड़ता है, डर के आगे जीत है ना। तो पॉइंट ये कि आपको गलत चीज़ को पिलाने के लिए उनको एडवर्टीजमेंट में बहुत खर्चा करना पड़ता है, तो उनका बनाने का कॉस्टिंग बहुत कम है लेकिन उसको एडवर्टाइज करने का कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि ऐसी कई सारी कंपनीज है जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडिंग कॉस्ट आती है, वो सब चीज़ें अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो सर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें कॉस्ट में आती है, अगर हम उसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली चले। जैसे अभी तो हमने एक जनरल बात कर ली ये चीज़ है, लेकिन अगर हम खर्चों की बात करें तो इंक्लूजन में क्या क्या आएगा। इंक्लूजन में कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगी, और बताओ और क्या आएगा, कंपनी और क्या खर्चे कर रही होगी। सर रेंटल कॉस्ट आएगी, ऑफकोर्स कंपनी जो भी रेंट पे कर रही है वो आएगा, और बताओ। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ऑफकोर्स प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसकी जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनकी कॉस्ट आएगी, और थोड़ा स्पेसिफिक जाओ और क्या आएगा। मशीनरी का डिप्रिसिएशन, मशीनरी नहीं, मशीनरी का समझो, मैं सीधे मशीन को कॉस्ट नहीं मान सकता, क्योंकि आज मैंने बोल दिया कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया उसमें मशीन लगी, तो पूरी मशीन थोड़ी लग गई, वो मशीन तो मुझे अगले 5 साल तक प्रोडक्शन में काम आएगी, तो मैं उस मशीन का क्या लेता हूँ, डेप्रिसिएशन कॉस्ट मानता हूँ, क्योंकि मेरी मशीन कुछ डेप्रिशिएट हुई है तो वो मुझे अपनी कॉस्ट में चार्ज करना चाहिए। और बताइए, लेबर, ऑफकोर्स सर जो भी मेरे को लेबर लगा है वो आ जाएगा, और बताइए। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज कॉस्टिंग, यस स्टोरेज कॉस्ट भी हमारी यहाँ पे आएगी, और इलेक्ट्रिसिटी, यस सर, पावर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब चीज़ें भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और बताइए, सैलरीज, सर लेबर को तो वेजेस दे दी, लेकिन जो मैनेजर है उनकी सैलरी, जो डायरेक्टर्स है उनका रेम्यूनरेशन, ये सब भी अल्टीमेटली कस्टमर से ही लिया जाएगा। और बताओ, बैड डेट्स, बैड डेट्स एक्चुअली आपको मैं बता दूं एक्सक्लूजन में आएगा, क्योंकि आप बैड डेट का पैसा कस्टमर से नहीं ले सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने किसी गलत आदमी को माल दिया और आपने उसका पैसा डुबो दिया, क्या आप इस कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा के कस्टमर को बोलोगे अच्छा वो आदमी पैसे नहीं देगा तो हम तुम्हारी से ले रहा हूँ। भैया सॉरी मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए आपसे। कारण ये कि बैड डेट का पैसा कस्टमर मैनेजमेंट की गलती के कारण हुआ है, इस पैसे को आप कस्टमर से कैसे ले सकते हो। क्या आप प्रोडक्ट में, कंपनी ने, मारुति ने प्राइजेस बढ़ा दिए क्योंकि लोगों ने मारुति की गाड़ियों के पैसे नहीं चुकाए, कभी नहीं देखोगे आप ये चीज़। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई तो मारुति प्राइस बढ़ा सकता है, लेकिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, मारुति प्राइस नहीं बढ़ा सकता। तो बेड डेट कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एक और आ रहा है रॉयल्टी, यस रॉयल्टी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर ये रॉयल्टी होता क्या है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। किसी को पता है रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी, फ्रेंचाइजी फीस, ठीक है। रॉयल्टी को मैं और सिंपल भाषा में समझा दूं तो कहानी बड़ी सिंपल है। मान लीजिए इंडिया में एक कंपनी है टाटा मोटर्स, वो टेस्ला से डिज़ाइन खरीद के इंडिया में ईवी बनाती है। अभी तो नहीं कर रही, लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेस्ला और टाटा का टाइप हो गया। टेस्ला बोलता है कि साहब हम आपको सारी हमारी जितनी भी कार्स है उनके डिज़ाइन ब्लूप्रिंट ये सब हम आपको देंगे, आप इंडिया में गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करके बेचो टाटा मोटर्स के नाम से। टाटा ने बोला ठीक है ऐसा कर लेते। टेस्ला को टाटा ने पूछा तुम हमसे लोगे क्या, तुम हमको क्या दे रहे हो, तुम हमको तुम्हारी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी दे रहे हो, डिज़ाइन दे रहे हो, इसके बदले में टाटा मोटर्स को क्या देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी टेस्ला को। टेस्ला बोलेगा कि हर गाड़ी बिकेगी उस पर मैं 1 लाख रुपए की रॉयल्टी लूंगा मेरी डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए। तो टाटा मोटर्स जैसे ही एक गाड़ी को बना के बेचेगा 1 लाख रुपए किसके अकाउंट में चले जाएंगे, टेस्ला। कौन पे करेगा, टाटा मोटर्स टेस्ला को पे करेगा। तो टेस्ला टाटा मोटर्स के लिए बताओ ये कॉस्ट है कि नहीं है, टाटा मोटर्स को गाड़ी बनाने में रॉयल्टी की कॉस्ट आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो डिज़ाइन यूज़ करते हैं,
पेटेंट यूज करते हैं, किसी और का नाम यूज करते हैं, तो उसके लिए अपने को बदले में क्या देनी रहती है? रॉयल्टी। इनटेंजिबल को यूज करने के लिए बदले में हमको क्या देनी रहती है? रॉयल्टी। वो भी एक तरह से कंपनी के लिए तो कॉस्ट है, ऑफ कोर्स ये कॉस्ट कंपनी के लिए रहेगी। और बताओ और क्या चीज आ रही? एक मेरे को ऑनलाइन आंसर आ रहा है, टैक्सेशन। एक्चुअली टैक्स एक्सक्लूजन में है, इनकम टैक्स आप कस्टमर से नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे सर मैं इनकम टैक्स कस्टमर से क्यों नहीं ले सकता, या मैं उसे कॉस्ट क्यों नहीं मानूं? क्योंकि इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, मैंने ये एप्पल पेंसिल जो है ये बनाई, एप्पल कंपनी एप्पल पेंसिल बना रही है, इस पेंसिल को बनाने में 4,000 रुपये की कॉस्टिंग उनको आ रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये पेंसिल वो 9,000 में मार्केट में बेच रहे हैं। तो 9,000 में मार्केट में बेच रहे हैं और इसको बनाने में 4,000 रुपये आ रहे हैं, एप्पल सारा खर्चा करने के बाद 4,000 आ रहे हैं, 9,000 में चीज मार्केट में बेच रहे हैं, मतलब एप्पल एक पेंसिल पे 5,000 का प्रॉफिट कमा रही है। अब कंपनी को उस 5,000 के प्रॉफिट पे इनकम टैक्स देना पड़ रहा है 30%, 1,500 रुपए का। कंपनी बोलती अच्छा मेरी 4,000 की तो वो कॉस्टिंग गई और 1,500 का मुझे इनकम टैक्स लग गया, तो अब मेरी पेंसिल की कॉस्ट 5,500 हो गई, और मुझे 5,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 11,500 में बेचनी चाहिए। समझो, कस्टमर बोलेगा तुमने प्रोडक्ट में क्या दिया, इनकम टैक्स से प्रोडक्ट को क्या मिला? क्या आपने जब जब आपने इसकी एडवर्टीजमेंट करी थी तो इसकी वैल्यू बढ़ी, आपने जब मैन्युफैक्चरिंग करी तब इसकी वैल्यू बढ़ी, आपने इसमें प्रॉपर क्वालिटी चेक किया तो इसकी वैल्यू बढ़ी, लेकिन आपने प्रॉफिट ऐड किया और उस पर इनकम टैक्स दिया, उससे हमको क्या फायदा मिला? ये इनकम टैक्स एक्चुअली कंपनी का पर्सनल खर्चा है जो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर उनको देना पड़ रहा है। आज अगर मान लो ये पेंसिल 4,000 में कंपनी बना के 4,000 में बेचती, तो क्या इनकम टैक्स लगता? नहीं लगता। और अगर इनकम टैक्स नहीं लगता मतलब ये खर्चा एक्चुअली प्रोडक्ट पे किया गया खर्चा है ही नहीं। और हमने बोला कॉस्ट वो चीज़ होती है जो किसके ऊपर खर्च की जाए? प्रोडक्ट के ऊपर। इनकम टैक्स आपने प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी दिया है, इनकम टैक्स आपने आपने प्रॉफिट मार्जिन पे दिया है, तो अपनी जेब से दो ना। हम थोड़ी इनकम टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन से देना पड़ेगा। और इस कारण से इनकम टैक्स को हम कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि ये पर्सनल नेचर ऑफ एक्सपेंस है। जो प्रॉफिट ओनर ले जा रहा है उसके ऊपर सरकार उनसे टैक्स मांग रही है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बेचने पे नहीं लग रहा है ये एक्चुअली इनकम कमाने पे लग रहा है, तो इसका कोई कनेक्शन हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं है, और इसीलिए हम इनकम टैक्स को कॉस्ट का पार्ट कभी भी नहीं मानते हैं। और क्या चीजें नहीं आएगी? डिविडेंड। आप मुझे बताओ डिविडेंड कॉस्ट क्यों नहीं होता है? एक्चुअली डिविडेंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। जो आपने प्रॉफिट कमाया आप उसको देखो सर, सिंपल बात है, 4,000 की चीज को 9,000 में बेच के आप 5,000 प्रॉफिट ले जा रहे हो ना, आप उस 5,000 में से इनकम टैक्स दो, डिविडेंड दो, बेड डेट सेटअप करो, ये हमको क्या मतलब है? आप उस 5,000 का क्या कर रहे हो उससे थोड़ी पूछ रहे हैं, बात हो रही है जो बनाने की और जो बेचने की कॉस्ट आई वो तो 4,000 रुपए ही है। हमको इसके बाद आप 5,000 के प्रॉफिट का क्या कर रहे हो वो थोड़ी आप कॉस्ट में जोड़ोगे, तो आप 5,000 को बांट रहे हो। तो आपको जैसे करना है वैसे करो, मतलब अल्टीमेटली डिविडेंड प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, उसके कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने वाली नहीं है। और चीज है, आग लग गई फैक्ट्री के अंदर, कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया, क्या कंपनी क्या करेगी? प्राइसेस बढ़ा देगी प्रोडक्ट की? साहब हमारे यहाँ आग लगी थी, तो कल तो हम 10 रुपए किलो में चीज बेच रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ आग लग गई तो अब हम आपसे 25 रुपए किलो लेंगे, तो आपसे कौन लेगा? सोच के बताओ ना, अगर आप 10 की चीज 25 रुपए किलो में बेच रहे हो तो आपके यहाँ आग लगी, पूरे जंगल में थोड़ी आग लगी है, मतलब सब जगह थोड़ी आग लगी, दुकान में आपके आग लगी है, आप महंगा करोगे बाकी सब तो ये हम उनसे नहीं ले लेंगे क्या? तो एबनॉर्मल कॉस्ट एक्चुअली सब जगह नहीं लगती है, एबनॉर्मल कॉस्ट किसी एक पर्सन को बेयर करनी पड़ी है। अगर उस कारण वो प्राइसेस बढ़ाएगा तो फिर भैया मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर के पास वो कॉस्ट नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कंपनी में 1 महीने की स्ट्राइक हो गई, लेबर को खूब सारा पैसा देना पड़ा, प्रोडक्शन नहीं हुआ, खुद से भरो, आपके प्रॉफिट में से कम करो, हम आपको उसकी कॉस्ट बढ़ाने नहीं देंगे। कस्टमर आएगा नहीं अगर कॉस्ट बढ़ा दी तो इसलिए जितनी भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज कंपनी में होती है उस कारण कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं बढ़ती है, क्योंकि कस्टमर कभी उस एबनॉर्मल लॉस का पैसा देने वाला नहीं है। ऑटो वाले के पास आप बोले कि भैया हमको यहाँ से नाहटा से छोड़ देना पलासिया, रास्ते में आप गए और रास्ते में ऑटो वाले के पास नंबर प्लेट नहीं थी, उससे 500 रुपये का चालान ले लिया। ऑटो वाले ने बोला भैया 500 रुपये चालान के और 50 रुपये भाड़ा, 550 रुपये दो, दे दोगे क्या?
नहीं दोगे? बोले भैया आपका ऑटो आप जानो, ये भाड़ा ले लो चुपचाप, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे थोड़ी चालान बना है, आपका चालान बना है, आप लगाते नंबर प्लेट, क्यों बिना, क्यों कानून तोड़ रहे हो आप? तो अल्टीमेटली इसका पैसा कस्टमर देगा क्या? कभी नहीं देगा। इसलिए एबनॉर्मल लॉस का पैसा कभी भी कस्टमर नहीं देता है, और इसीलिए ये चीज़ कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है। अरे ये बात समझ में? सर ऐसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ भी कभी कॉस्ट में नहीं आता, क्योंकि एक तरह की वो एक्चुअली कॉस्ट, गुडविल राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, ये सारी कॉस्ट भी एक तरह से अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। ये सब कंपनी अपने प्रॉफिट में से बेयर करेगी, इन सब का पैसा भी कस्टमर देने वाला नहीं है। प्रोडक्ट पे क्या लगा? तुमने तुम्हारी गुडविल राइट ऑफ कर दी, इससे प्रोडक्ट का क्या कनेक्शन है? तो गुडविल राइट ऑफ के कारण प्रोडक्ट पे कोई खर्चा आने वाला नहीं है। तो गुडविल राइट ऑफ या फिर डिविडेंड या फिर एबनॉर्मल कॉस्ट, इनकम टैक्स, बैड डेट्स, ये सब चीजें कभी भी कॉस्ट नहीं मानी जाती है। एक सवाल बच्चे का और आया है, जीएसटी का क्या? आपने इनकम टैक्स की तो बात कर ली, लेकिन आपने जीएसटी की बात नहीं करी। खुशकिस्मती से मैं ही जीएसटी पढ़ाता हूँ, तो ऑफ कोर्स कल जब हम, मतलब कल या नेक्स्ट क्लास में, मे बी कल या परसों, जब हमारी एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके। सो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, तो उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जीएसटी का भी डिस्कशन, एक सेकेंड, जो हमारी, ओके ओके, सो जूम वाले बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपरली? यस, इट वॉज पॉज्ड, गलती से मुझसे बाहर हो गया था, लेकिन अभी ठीक है, अभी आवाज आ रही है सबको? यस। सो मैं क्या बोल रहा था कि जीएसटी को लेके इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, वो बात हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मुझे जीएसटी का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना पड़ेगा। तब तक मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगा कि जीएसटी का मैकेनिज्म कैसा होता है, आपको उसका लॉजिक भी समझ में नहीं आएगा कि हम जीएसटी को क्यों कॉस्ट का पार्ट माने या क्यों नहीं माने। तो आज का डिस्कशन तो हमारा हो गया है खत्म। आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, एज सच कुछ खास बातें नहीं करी, इट्स मोर लाइक एन ओरिएंटेशन लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया, सिलेबस के बारे में बताया, कैसे पढ़ना है उसकी स्ट्रैटेजी बता दी, और फाइनली हमने सिर्फ एक बात करी कि सर एग्जैक्टली कॉस्ट का मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, एंड कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या नहीं आती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सक्लूजन्स की बात और करेंगे, जिसमें हम जीएसटी को लेकर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फाइनली हम लोग, पता है, अगले 7 डेज तक बेसिक्स पे फोकस करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक भी रहेगा वो एक्चुअली बहुत हद तक बेसिक्स से बिलोंग करता है। आपके लिए कॉस्ट 0/सन्नाटा है। अभी तक आपने कॉस्ट सिलेबस इसके पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे आपको एबीसीडी से हर चीज सिखानी है। तो शुरू के 5 to 7 डेज हमारा फोकस ये रहेगा कि हम कैसे हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, जो कि पूरे सिलेबस में हमको आगे जाके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाकी डिस्कशन हम कल करेंगे, आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। आज आपकी लास्ट क्लास, ठीक है? थैंक यू। तो अभी मजे करो, 3-4 दिन के मजे हम तुमको दे रहे हैं कि भैया 3-4 दिन 3-3 4-4 घंटे की क्लास लगेगी, फिर धीरे धीरे क्लास टाइमिंग्स 5-6 घंटे हो जाएंगे। थैंक यू, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू।